अब इसमें हम देखने जा रहे हैं कोल। Man has been using coal as an energy resource since ancient times. A question may arise in our mind as how the coal was formed in the interior of the earth. इंसान जो है कोल का इस्तेमाल काफ़ी समय से करता चला जा रहा है, पुराने जमाने से ही। और हम जब कोल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे अर्थ के अंदर पैदा हुआ होगा या कैसे ये बना होगा। इन अर्लियर टाइम्स वेजिटेशंस प्रिवेल्ड ओवर द अर्थ. Due to tectonic movements, these vegetations were buried in the interior. As a result, the trees containing carbon contents and some animals underwent gradual combustion due to the internal heat and pressure. Due to this, the vegetation was transformed into coal. The period before about 25 crore years, known as Carboniferous period. During this time, the gradual combustion of trees took place and it led to the formation of coal. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पुराने समय में जो खेती बाड़ी थी वो देश पे होती थी, हमारे यहाँ की जाती थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं थोड़े बहुत हमें हेल्प हुई। उसके अलावा जो मूवमेंट्स होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स मीन्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट्स जहाँ पे ज़मीन की जगह पे पानी आ जाता है, पानी की जगह पे ज़मीन आ जाती है, उथल पथल जो होती है अर्थ पे, उसके बारे में बात करें, जिसकी वजह से ये जो हरियाली थी ये अंदर की तरफ दफन हो गई, दब गई, जिसकी वजह से ट्रीज़ जो था उनके जितने भी कार्बन कंटेंट्स थे या एनिमल्स के जो भी लेफ़्ट ओवर पार्ट्स थे या जो बॉडी पार्ट्स थे वो मिक्स हो करके अंदर ही अंदर गर्मी पैदा करने लग गए और प्रेशर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो हरियाली थी, ये जो वेजिटेशन था वो ट्रांसफॉर्म किया, यानी कन्वर्ट हो गया किसमें, कोल में। अंदाज़न 25 करोड़ सालों के बाद एक कार्बोनियस पीरियड आया, जिस टाइम पे ये जो ट्रीज़ था उसमें एक अजीब सा घर्षण देखने को मिला और एट द एंड क्या बन करके बाहर निकला, कोल। जैसे कि आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं कि कैसे कोल फॉर्म किया जाता है। Usage of coal increased with the invention of steam engine. Means of transportations like railway and other steamer were now easy to use. With the invention of electricity, coal became an important mineral for producing thermal electricity. कोल का उपयोग कैसे शुरू हुआ, जब स्टीम इंजन को ढूंढा गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन खास करके रेलवे का शुरू हुआ, स्टीमर्स भी शुरू हो गए और जो आसानी से इस्तेमाल में लाए गए। उसके बाद बिजली की इन्वेंशन की गई और कोल जो है वो एक अहम मिनरल बन करके सिर्फ थर्मल एनर्जी को, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में काम आने लग गया। Some byproducts are available from coal like coal tar, ammonia gas, benzoil and crude oil. इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कोल से मिलती हैं, जिसमें कोल टार हो गया, अमोनिया गैस हो गया, बेंजोल हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल। It is available from stratified rocks. On the basis of carbon, coal can be divided into 4 types: anthracite coal, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट कोल एंड पीट कोल। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये किस फॉर्म में हमें मिलना शुरू हो गया, स्ट्रेटाफाइड रॉक। स्ट्रेटाफाइड रॉक का मतलब बताया जाता है यहाँ पर, यानी लेयर के फॉर्म्स में पाया गया रॉक्स में भी, और उसकी वजह से कार्बन कोल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट कोल। अब बात करने जा रहे हैं इंडियन कोल रिजर्व्स के, कहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग कोल इन इंडिया आर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिसाइड्स राजस्थान, तमिलनाडु, असम, गुजरात ऑल्सो प्रोड्यूस। ये सभी स्टेट्स में कोल जो हैं वो पाए जाते हैं। कोल फील्ड के बारे में बात करें तो गुजरात में कच्छ, भरूच, महसाना, भावनगर और सूरत में आपको कोल की फील्ड्स नज़र आएंगे। लिग्नाइट कोल जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं मिनरल ऑयल की। इट इज़ फाउंड इन द स्ट्रेटिफाइड रॉक स्ट्राटा containing limestone, shale, etc. In ancient times, animals and vegetations were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbons. This form was in almost liquid form. Due to tectonic movements, the layers of these forms were gradually elevated towards the surface. Some of them went towards the sea floor, while some strata came up from the interior. अगेन मिनरल ऑयल स्ट्रेटिफाइड रॉक से ही मिलता है, जिसमें स्ट्राटा नाम की जो चीज़ है जो कि लाइमस्टोन उसमें पाई जाती है और शेल भी उसमें पाया जाता है। पुराने ज़माने में जानवर थी या जो पेड़ पौधे थे वो दफन हो गए थे अर्थ के अंदर और बाद में जा कर के वो हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में नज़र आना शुरू हो गया। टेक्टोनिक मूवमेंट्स होने की वजह से ये जो लेयर्स थी वो ग्रेजुअली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने लगी, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो गई। कुछ ऐसी थी जो बहकर के सी के फ्लोर में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी नियर द सी शोर, और कुछ ऐसे स्ट्राटा थे जो आकर के इंटीरियर में दफन हो जाते हैं।
In 1866, first oil well was dug in Assam to find out oil. After mineral oil was obtained from Mukkam, Assam in 1867, more oil fields were also located in different parts of India. 1866 में पहली बार एक तेल के कुएं को खोदा गया था असम में। उसके बाद मिनरल ऑयल जो है वो मुक्कम नाम की जगह है असम में 1867 में, वहाँ पे उनको ऑयल फील्ड की और ज़्यादा जगह मिली और फिर धीरे धीरे वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से उनकी खुदाई का काम उन्होंने शुरू कर दिया। द ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 5 जोन। हमारे देश में तेल के कुओं को 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई, ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान। अब बात करने जा रहे हैं हम ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑयल वॉज फर्स्ट स्ट्रक एट लूनेज ऑफ खेड़ा। इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के बाद ऑयल का जो पहला एरिया था वो लुनेज नाम की जगह है खेड़ा में, जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, वहाँ पर खोदा गया था 1958 में। देर आफ्टर ऑयल वॉज फाउंड एट अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एंड भावनगर। उसके बाद ऑयल के जो कुएं थे वो इन जगहों पर खोदे गए और वहाँ पे ऑयल के कुएं मिले भी। मिनरल ऑयल रिफाइनिंग, अब इन ऑयल को कैसे रिफाइन करने का काम शुरू करवाया गया। इन इंडिया द रिफाइनरीज आर लोकेटेड एट गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया। ये कुछ जगह का नाम बताया गया है जहाँ पे ऑयल के मिनरल ऑयल के आपको रिफाइनरीज नज़र आएंगी, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ऑयल को रिफाइन करने का काम करती हैं। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर आई है तो वो है जामनगर, गुजरात में। अब बात कर रहे हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज़ associated with mineral oil. It is separated from it. It is cheaper and considered to be non-pollutant source of energy. The reserves of natural gas in our country are found in Khambat Basin, Kaveri Basin and Jaisalmer. Ankleshwar of Gujarat is considered to be the natural resource gas resource. Natural gas को mineral oil के साथ ही हम जोड़ करके चल सकते हैं। ये उसी में से निकाला गया है। ये सस्ता होता है और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण फ्री माना जाता है ऊर्जा का स्रोत। इसके जो रिजर्व्स हैं, जो कहाँ कहाँ ये नेचुरल गैस पाए जाते हैं हमारे देश में, तो खंबात एरिया हो गए, कावेरी नदी का किनारा हो गया, जैसलमेर हो गया राजस्थान में, इन सभी जगह पर। इसके अलावा गुजरात का जो अंकलेश्वर है वहाँ पर भी सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व देखने को मिलता है। अब बात करने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। Resources like coal or mineral oil are available in limited quantity. Attempts have started to conserve them for a longer time. Wind energy, solar energy, biogas, tidal energy and geothermal energy are included as alternate resources. There are all renewable energy resources. Some identify them as inexhaustible resources. Resources के बारे में बात करें तो कोल या मिनरल ऑयल हो गया, हम जानते हैं हमारे पास अब लिमिटेड क्वांटिटी में रह गया है, तो उसको बचाने का काम काफ़ी लंबे समय से शुरू कर दिया गया है। उसकी जगह पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी का ऑप्शन ढूंढ करके रखा है कि हम कोल और मिनरल की जगह पे इसका इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज माने जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी रिसोर्सेज पाए गए हैं जो कभी जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है अटूट, मीन्स काफ़ी लंबे समय तक इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Many countries in the world have taken steps in the direction. US, Russia, France, Canada, Australia, Netherlands and Japan are advising in this field effectively. In 1981, Commission for Additional Source of Energy (CASE) was established in India. Gujarat Energy Development Agency (GEDA) is working in this direction. बहुत से देशों ने तो इसके बचाने के लिए काफ़ी सारे कदमों को उन्होंने उठाना शुरू भी कर दिया, यानी प्रोटेक्शन रिजर्व करने का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ देशों में यूएस, रशिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स और जापान, उन्होंने तो इसके बारे में किन किन तरीक़ों से हम इसको रिज़र्व कर सकते हैं उस फील्ड में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। 1981 में CASE यानी कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी स्थापना हुई थी हमारे देश में। गुजरात में गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे गेडा के नाम से कहा जाता है, उसका भी एक ही मोटो था, यानी उद्देश्य था कि हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। अब बात करने जा रहे हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो दोबारा से पैदा की जा सकते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी है। सन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी।
on the earth. It is visible during most of the days of the year. The biosphere of the earth throbs due to solar energy. India has progressed well due to solar energy technology. Solar cooker is used for cooking, solar heater for heating the water, and solar panels are used to generate electricity. सूरज को एकमात्र रिसोर्स माना जाता है हमारे देश में, हमारे अर्थ पर ऊर्जा का, और ये ज़्यादातर पूरे साल में नज़र आते ही है। अर्थ का जो आउटर पार्ट है, जो बायोस्फीयर है, वो भी देखने को मिलता है ड्यू टू सोलर एनर्जी। इंडिया ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें सोलर कुकर के बारे में बात करें जो खाना बनाने के लिए, सोलर हीटर के बारे में बात करें जो पानी को गर्म करने के लिए, और सोलर पैनल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। Gujarat state gets maximum solar energy in India. GEDA has established the solar cold storage near Chhani, Vadodara with a capacity of 10 tons. Today, solar panels are fixed to provide street lights in those villages without electricity, for irrigation to farms and for television. A solar energy plant has been installed in Madhopur near Bhuj in Gujarat for desalination of saline ocean water. Use of equipment working on solar energy is on increase in the country today. गुजरात के स्टेट में ज़्यादातर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। गेडा नाम की जो एजेंसी है हमारे देश की, गुजरात की खास करके, वहाँ पर सोलर कोल्ड स्टोरेज को एस्टैब्लिश किया गया है। छानी नाम की जगह है बड़ौदा में, जिसकी कैपेसिटी है 10 टन तक वो पानी को स्टोर करके सोलर कोल्ड स्टोरेज को बनाया गया है। इसके अलावा सोलर पैनल्स का भी इस्तेमाल किया गया है उसके आसपास के गांव में, जहां पर बिना किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के हम सूरज की लाइट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए और टेलीविज़न को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ये सोलर पैनल का प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया गया है भुज नाम की जो जगह है उसके पास, माधापुर नाम का एक गाँव है वहाँ पर, जहाँ पर ओशन से निकलने वाला जो सॉल्टी वाटर है उसको डिसैलिनेशन की प्रोसेस में डाला जाता है। यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट को यूज़ किए जा रहे हैं इस प्रोसेस को करने में, वो सब सोलर बेस्ड इक्विपमेंट ही माने जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। द सन प्रोवाइड्स थर्मल एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। विंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द हाई लो प्रेशर पॉकेट्स फॉर्म्ड इन द एटमोस्फियर। इन आवर कंट्री wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and in open space. India has become 5th country in the world to produce energy through wind. सन के बाद अगर हमें थर्मल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ अर्थ पर सन ही देता है, लेकिन विंड जो है वो इस तरीके की एनर्जी को प्रोड्यूस करने में कैसे काम आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के ऊपर ये जो कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, कभी जो स्लो हो जाती हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो हमारे देश में विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल्स को सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे लगाए गए हैं, और ओपन स्पेस जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस नहीं होते, जो खुली जगहें होती है, वहाँ पे भी विंड मिल यानी पवन चक्कियों को लगवाया गया है ताकि हम विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड वाइड 5th रैंक होल्ड करता है विंड के थ्रू एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और केरला के स्टेट्स आए हुए हैं जहां पर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। गुजरात में बात करें तो विंड फार्म्स को चालू करवाया गया है। लांभा नाम की एक जगह है, गांव है जामनगर के पास, और कुछ सी कोस्ट एरिया है मांडवी इन कच्छ, जहां पर आप पवन चक्कियां आसानी से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द विंड मिल्स फाउंडेड इन देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पवन चक्की यानी विंड मिल, वो द्वारका में, जामनगर में, कच्छ, राजकोट और पोरबंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बायोगैस के बारे में। यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल्स, मोलासेस, other vegetation, dung and human excreta are used to produce biogas. The methane gas is released after these material get decomposed. This is an inflammable gas. Precious fertilizers without any virus is obtained after it is used up. Thus, the energy as well as fertilizer both can be obtained. This is a non-conventional source of energy resource. Solar energy and biogas can change the traditional lifestyle of villages of India. Villages can be cleaner and the scarcity of their domestic energy can be removed. ऐसी खेती बाड़ी जिसमें हम यूजलेस जो मटेरियल बच जाते हैं, जैसे फसलों की कटाई होती है तो जो अनाज की बालियां होती हैं उसको काटने के बाद जो बाकी की जो टहनियाँ रह जाती हैं उसके बारे में बात करें। जब गन्ने को
गन्ने में से जूस को निकाल लिया जाता है और जो कचरा रह जाता है उसे मोलासिस कहते हैं, या जो भी पेड़ पौधे हैं या गोबर हो गया या ह्यूमन का एक्सक्रीटा हो गया, इन सभी को मिला करके बायोगैस को बनाने का काम किया जाता है। उसमें से मीथेन नाम की गैस को रिलीज़ किया जाता है जिससे ये डिकम्पोस्ट होने का काम करता है। ये गैस इनफ्लेमेबल है। प्रीशियस फर्टिलाइजर्स को बिना किसी वायरस के साथ ऑब्टेन किया जाता है इसी की मदद से। तो इससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम आती है। ये एक तरीके का नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स माना जाता है। सोलर एनर्जी के बारे में बात करें या बायोगैस के बाद में बात करें तो उसने तो गांव में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। गांव में देखने जाएं तो एक तरीके से सारे कचरे को क्लीन करने का काम किया जाता है और जो भी उनकी डोमेस्टिक यानी घरेलू एनर्जी के स्रोत हैं उनकी कमी को भी उन्होंने पूरा करने का काम किया गया है इस बायोगैस प्लांट को प्लांट करके। चाचू के साथ खेलो जा। Uttar Pradesh and Gujarat hold first and second places respectively in the biogas production. The largest biogas plant has been installed at Maithane near Siddhapur in Gujarat, which is run on collective basis. Other biogas plants in operational conditions are located at Rudratal of Daskoroi Taluka of Ahmedabad and at Dantewada in Banaskantha district. Moreover, plants which are used increasingly and funded by individual or collectively. उत्तर प्रदेश और गुजरात के बारे में बात करें तो वो फर्स्ट रैंक पे आते हैं जबकि सेकंड रैंक पे आता है गुजरात। यानी फर्स्ट रैंक पे उत्तर प्रदेश और सेकंड रैंक पे गुजरात है जिसने बायोगैस को सबसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया है। सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट जो हमारे यहाँ देखने को मिलता है वो मैथेन नाम की जगह सिद्धपुर गुजरात में, जो बहुत सारे एरियाज़ को कवर करके इस प्लांट को चलाने का काम करते हैं। बायोगैस प्लांट अगर हम दूसरी तरीके से देखने जाएँ तो रुद्रतल नाम की जगह है दसकरोई तालुका ऑफ अहमदाबाद और दांतेवाड़ा नाम की जगह बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी बायोगैस प्लांट के प्लांट्स नज़र आएंगे। इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं वो उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वो भी लोग एक साथ एकजुट हो करके इस प्लांट को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म of geysers or hot springs. Due to heat, these are transformed into vapor. This vapor exerts upward pressure on the groundwater which releases energy. By using this energy, the geothermal energy is obtained. थर्मल एनर्जी क्या है? अर्थ के अंदर से जो भी गैस निकलती है या जो भी एनर्जी बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ गीजर्स यानी भाप या फिर गर्म पानी के जो फुहारे होते हैं, इससे गर्मी जो पैदा होती है वो आगे जाके ठंडा होती है और वेपर यानी भाप के तौर पे नज़र आएगी। ये वेपर जो है जब ऊपर की तरफ बढ़ता है ग्राउंड वाटर वहाँ पे बनता है और जिसकी वजह से ये एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। इस एनर्जी को यूज़ करके हम जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त करते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन गुजरात आर लोकेटेड इन लसुंद्रा, उन्नई, Tuva and at Tulsi Shyam. There were possibilities of getting geothermal energy from them. ऐसे ही गर्म पानी के फुहारे जो हैं वो गुजरात में इन सभी जगहों पर देखने को मिलते हैं और ऐसा कहा जा रहा है इन सभी जगहों पर ये क्षमता है कि जियोथर्मल एनर्जी को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। The process of tides and ebbs continues constantly in all oceans on the surface of the earth due to the gravitational force exerted by the sun and the moon. हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाँ, लहरों का ऊपर उठना, हवा का तेज़ हो जाना और फिर लहरों की जो ऊंचाई है और जो उसकी स्पीड है उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें फोर्स नज़र आता है। किसकी वजह से? सन और मून की वजह से। मैन यूटिलाइजेज दिस पावर ऑफ वाटर इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इस पावर को इंसान जो है वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। टाइडल वाटर्स हैव मोर पावर, ये जो लहरों का पानी है उसमें क्षमताएं ज़्यादा होती हैं। और टर्बाइन इज़ कनेक्टेड विद इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एक तरीके का एक टब जैसा एक बड़ा सा पार्ट वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। 1910 में फ्रांस स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टाइड्स एंड एब्स। ये लहरें और जो हवाओं का चलना होता है, ऐसा ही एक काम शुरू किया गया था फ्रांस में जिसमें इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम शुरू किया गया। एज इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इट हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट सच एनर्जी। हमारे देश की जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री इलाका है, काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर जो पावर है इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है।
दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंपत। ये जो प्रोजेक्ट है उसको हमारे देश में गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कंपत में शुरू करवाया गया है। अब बात करते हैं मिनरल प्रिजर्वेशन। हमने ये देखा कौन कौन से मिनरल्स हैं, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है, लेकिन क्यों हमें मिनरल को बचा के रखना चाहिए। Minerals are necessary for the existence and development of human beings. Man himself has to think about certain points about this. Man has to think about some aspects of for the preservation of minerals. Minerals कहीं ना कहीं इंसान को टिके रहने में और उसकी प्रगति में बहुत अहम रोल निभाता है। तो इंसान को खुद से ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे इसको प्रोटेक्ट करके चल सके। इंसान को इस बारे में सोचना पड़ेगा हर एरिया से, ताकि मिनरल्स को काफ़ी लंबे समय तक टिका के रखा जाए। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रिजर्वेशन? द एफिशिएंट एंड वेल प्लान्ड यूज ऑफ मिनरल्स इज द प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सही तरीके से लिमिटेड समय तक ना यूज़ करके लंबे समय तक जो मिनरल्स को यूज़ करने का जो प्लानिंग होता है उसे हम कहेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। टुडे एवरी नेशन वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इट्स ओन डेवलपमेंट। आज की डेट में हर एक देश चाहता है कि उसका जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो उसकी खुद की मेहनत से आगे बढ़े, ना कि दूसरे देशों के सहारे से। मिनरल्स आर यूज इन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर बाय एक्सपोर्टिंग देम टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। दैट इज़ वाई द प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल हैव बिकम नेसेसरी। मिनरल्स जो है उसको बेलगाम तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे क्या हो, फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, जिससे उनका खुद का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। यानी वो सेल्फिश होते जा रहे हैं, ना कि पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं। इसी वजह से मिनरल को प्रिजर्व करके रखना अब बहुत अहम हो गया है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कदम हैं जिससे हम मिनरल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। Use of proper technology. If a proper technology is used to obtain the minerals, the wastage of minerals can be reduced. हर तरीके से टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मिनरल्स जो निकाले जा रहे हैं उसका वेस्ट नहीं होगा और मिनरल्स को बर्बाद होने से भी बचाया जाएगा। फिर बात आती है रिसाइकलिंग की। द स्क्रैप ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड टिन शुड बी रीयूज्ड। जो भी कचरे निकलते हैं मिनरल्स में से, भले वो लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है या टिन है, उसको दोबारा से इस्तेमाल करना। ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना। जैसे ऑल्टरनेट ऑप्शन शुड बी फाउंड फॉर दोज मिनरल्स विच आर फाउंड इन लेस क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर, CNG इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एक्सेट्रा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास हमेशा रेडी होना चाहिए मिनरल्स के इस्तेमाल पर। जैसे सोलर एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करना इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर, सोलर पैनल्स की मदद से हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एल्युमिनियम का यूज़ ज़्यादा करना कॉपर की जगह पर, और CNG का इस्तेमाल ज़्यादा करना पेट्रोल की जगह पर। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स, जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना। नॉन कन्वेंशनल सोर्स लाइक वाटर, सोलर, विंड, बायोगैस एक्सेट्रा शुड बी यूज इंक्रीजिंगली। यानी इन तरीके की जो एनर्जीज़ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करो। सस्टेनेबिलिटी, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड गिव द क्लीन एनवायरनमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन। अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर द पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब कहीं ना कहीं प्योरिटी जो है, हमारे एनवायरनमेंट की जो शुद्धता है वो मेंटेन करके रखना और हमारे एनवायरनमेंट को हमेशा साफ़ सुथरा रखना, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो यहाँ पर आसानी से जी सके। ऐसे बहुत सारे कदम उठाने चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को फ्री पोल्यूशन एनवायरनमेंट में कन्वर्ट किया जा सके। After the reserves of the minerals is calculated, it can be used for a long period by planning it properly. जब हमें पता लग जाए कि कौन कौन से क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं तो हम आसानी से फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, और प्लानिंग की मदद से हम आसानी से ये भी देख सकते हैं कि किस मिनरल को हम कितने लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड एनहांस द मिनरल्स। तो कहीं ना कहीं ये कंपलसरी हो जाता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें मिनरल्स को बचाना है और उसका इस्तेमाल कम से कम करना है। IMP क्वेश्चंस अगर हम देखने जाएं तो ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 2 कि स्टेट द रेमेडीज़ टू प्रिजर्व द मिनरल्स। मिनरल्स को बचाने के लिए रेमेडीज़ बताइए। यूजेस ऑफ लाइमस्टोन, मेंशन द यूटिलिटी ऑफ कॉपर, और इसके अलावा कहीं ना कहीं IMP क्वेश्चंस ये भी बताया जाता है कि गिव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनरल ऑयल।